नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्टिंग इंडिया के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है केरला स्टेट से, जहाँ पर केरला में कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 2 फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट्स ऑपरेशनलाइज कर दिए गए हैं। दोस्तों इन फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स को कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की तरफ से सेटअप किया गया है और ये सोलर प्लांट्स कोचीन एयरपोर्ट के प्रीमाइसेस में मौजूद 130 एकड़ के गोल्फ कोर्स में सेटअप किए गए हैं। इन दोनों सोलर प्लांट्स की एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी 452 किलोवाट्स की है और ये दोनों सोलर प्लांट्स कोचीन एयरपोर्ट के 130 एकड़ में एरिया में फैले गोल्फ कोर्स में सिचुएटेड 2 आर्टिफिशियल लेक्स के ऊपर सेटअप किए गए हैं, जो दोनों मिलकर 1 एकड़ की स्पेस एक्वायर करते हैं। इन सोलर पावर प्लांट्स को फ्रेंच टेक्नोलॉजी की मदद से सेटअप किया गया है और एयरपोर्ट और उसके आसपास के एरिया में एनर्जी सप्लाई करने के लिए इन फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स को केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पावर ग्रिड से कनेक्ट किया गया है। दोस्तों 2015 में कोचीन एयरपोर्ट वर्ल्ड का ऐसा पहला एयरपोर्ट बन गया था जो पूरी तरह सोलर प्लांट से ऑपरेट होता था और 2 करोड़ की लागत से बने इन सोलर प्लांट्स की मदद से हमें इस एयरपोर्ट की सोलर प्रोडक्शन कैपेसिटी और इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है बेंगलोर कर्नाटका से, जहाँ पर बृहट बेंगलुरु महानगर पालिका ने बेंगलोर के करमंगला वैली के रीडेवलपमेंट और अपग्रेडेशन के लिए बिड्स इनवाइट कर दी हैं। बेसिकली करमंगला वैली बेंगलुरु में उन मेजर वैली में से एक है जो रेन वाटर को ड्रेन करने के लिए नेचुरल सिटी सिस्टम को क्रिएट करती है, लेकिन अब इस वैली का नेचुरल सिस्टम भी सीवेज और पोल्यूटेड हो चुका है। तो ऐसे में इस वैली के वाटरवे सिस्टम को डेवलप और अपग्रेड करने के लिए कर्नाटक गवर्नमेंट की तरफ से 1-2 दिन पहले इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दी गई थी। दोस्तों इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत करमंगला वैली में केआर मार्केट से बेलमदम लेक तक एग्जिस्टिंग सीवरेज नेटवर्क को रिपेयर और रिफर्बिश किया जाएगा और कई न्यू सीवरेज नेटवर्क को भी कंस्ट्रक्ट किया जाएगा और इस प्रोजेक्ट को अगले 5 सालों के बीच में कंप्लीट कर लिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भारतमाला परियोजना को लेकर, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड किया है कि वो भारतमाला परियोजना की फेज 1 में जितने भी प्रोजेक्ट्स बाकी हैं उन सभी प्रोजेक्ट्स को फिजिकल ईयर 2022-23 के बीच अवार्ड करके उसका कंस्ट्रक्शन चालू कर देंगे, जिसे किसी भी हालत में 2025 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। बेसिकली भारतमाला परियोजना के फेज 1 के अंतर्गत साल 2022-23 तक 34,800 किलोमीटर तक के न्यू रोड्स का कंस्ट्रक्शन किया जाना था, लेकिन प्रोजेक्ट्स के लैंड एक्विजिशन, डीपीआर अप्रूवल्स और कोरोना वायरस इस तरह के सभी प्रॉब्लम्स के कारण ये प्रोजेक्ट काफ़ी डिले होता चले गए। तो वैसे में NHAI एंड मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने ये डिसाइड किया है कि वो जितने भी भारतमाला परियोजना के फेज 1 में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पेंडिंग है या डिले चल रहे हैं उन सबको जल्दी किसी न किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को अवार्ड करके 2025 तक पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों लैंड एक्विजिशन की मेन प्रॉब्लम के कारण हमें भारतमाला परियोजना के फेज 1 में इतने सारे प्रोजेक्ट्स डिले देखने को मिल रहे हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट जल्द ही इन सभी प्रोजेक्ट्स पर काम स्टार्ट कर दे। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन रेलवेज की तरफ से, जहाँ पर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने एक न्यू आयरन ओर पॉलिसी को अप्रूव और अनाउंस कर दिया है। इस न्यू पॉलिसी का नाम आयरन ओर पॉलिसी 2021 रखा गया है, जो 10 फरवरी 2021 से पूरी तरह से इंडियन रेलवेज के सभी डिविजन्स में लागू कर दी जाएगी और इस न्यू आयरन पॉलिसी की सभी डिटेल्स आपको सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम के रेक अलॉटमेंट मॉड्यूल में देखने को मिल जाएंगी। इंडियन रेलवेज की इस न्यू आयरन पॉलिसी के अंतर्गत देश में आयरन और रिलेटेड जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ है उन सभी को बूस्ट करने के लिए आयरन और लोडेड रेलवे फ्रेट ट्रेन्स को हायर प्रायोरिटी दी जाएगी। बेसिकली वो प्राइवेट कस्टमर्स जिनके पास आयरन और की ट्रांसपोर्टेशन के लिए लोडिंग एंड अनलोडिंग एंड्स पर रेलवे साइडिंग्स अवेलेबल हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद वो प्राइवेट कस्टमर्स जिनके पास सिर्फ एक लोडिंग या अनलोडिंग रेलवे साइडिंग्स है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी और अंत में वो प्राइवेट कस्टमर्स जिनके पास कोई भी प्राइवेट रेलवे साइडिंग अवेलेबल नहीं है और वो रेलवे की साइडिंग का ही इस्तेमाल करते हैं फिर उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है मुंबई महाराष्ट्र से, जहाँ पर गेम ऑन इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक मुंबई बेस्ड सॉफ्टवेयर एंड ऐप डेवलपिंग कंपनी है, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि उन्होंने एक मुंबई बेस्ड GTA गेम GTA मुंबई गलीज को डेवलप कर लिया है। बेसिकली मेरी तरह जो गेम्स खेलने के शौकीन हैं उन्होंने कभी ना कभी GTA गेम तो खेली होगी, जो कि एक ब्रिटिश कंपनी के द्वारा डेवलप की गई है, लेकिन हम सभी को लगता है कि एक इंडियन बेस्ड GTA गेम भी होनी चाहिए। तो ऐसे में मुंबई बेस्ड गेम ऑन इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड ने एक मुंबई बेस्ड GTA मुंबई गलीज नाम की गेम को डेवलप कर लिया है, जो पूरी तरह से हिंदी लैंग्वेज और मुंबई के बॉलीवुड से इंस्पायर्ड है। फिलहाल अभी ये गेम PC वर्जन में लॉन्च की जाएगी और आने वाले 1-2 सालों में यूजर्स के रिस्पॉन्स को देखते हुए इस गेम का मोबाइल वर्जन भी लॉन्च कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये अपडेट भी आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स के लिए एक काफ़ी अच्छा बूस्ट है और अगर आप इस गेम के लिए एक्साइटेड हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है नीति आयोग की तरफ से, जहाँ पर नीति आयोग कल यानी कि 20 जनवरी को इंडियन इनोवेशन इंडेक्स का 2nd एडिशन लॉन्च करने वाली है। इससे पहले इस तरह का इनोवेशन इंडेक्स पहली बार अक्टूबर 2019 में लॉन्च किया गया था।
बेसिकली इस इनोवेशन इंडेक्स के अंतर्गत इंडियन स्टेट्स और यूटीज़ को उस हिसाब से रैंक किया जाता है जिस हिसाब से स्टेट्स एंड यूटीज़ की गवर्नमेंट्स अपनी अपनी स्टेट्स में इनोवेशंस और डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज़ को इम्पावर करने के लिए सपोर्ट करते हैं। इस इनोवेशन इंडेक्स को रिलीज़ करने का मेन रीज़न ये होता है कि वो स्टेट्स एंड यूटीज़ जो इनोवेशन इंडेक्स में अच्छा परफॉर्म नहीं करती हैं उनको पता चल जाता है कि स्टेट्स में टेक्नोलॉजीज और इनोवेशन को सपोर्ट करने के लिए उनकी तरफ से जो पॉलिसी अडॉप्ट की गई हैं वो कितनी स्ट्रॉन्ग है या फिर कितनी वीक है। तो इस इनोवेशन इंडेक्स की मदद से वो स्टेट्स एंड यूटीज़ अपनी अपनी रैंक्स को बेहतर करने और स्टेट में इनोवेशंस को इम्पावर करने के लिए और बेहतर पॉलिसीज़ को अडेप्ट करती हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडियन इकोनॉमी को एक इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी के रूप में कन्वर्ट करना चाहती है ताकि इंडियन इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड में एक इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन इकोनॉमी बन सके। तो दोस्तों, देश में न्यू इनोवेशन को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है सूरत एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को लेकर, जहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा सूरत एयरपोर्ट में टर्मिनल एक्सपेंशन प्रोजेक्ट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की तरफ से सभी तरह की क्लियरेंस ले ली गई है। बेसिकली सूरत एयरपोर्ट गुजरात का सेकंड बिजिएस्ट एयरपोर्ट है इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर्स एंड कार्गो हैंडल्ड एवरी ईयर, और पहले नंबर पर गुजरात के अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आता है। लेकिन टर्मिनल एरिया छोटा होने के कारण सूरत एयरपोर्ट अपनी क्षमता से बाहर काम कर रहा है। तो ऐसे में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया सूरत एयरपोर्ट के टर्मिनल एरिया को एक्सपैंड कर रही है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत सूरत एयरपोर्ट के एग्जिस्टिंग टर्मिनल एरिया को 8,474 स्क्वायर मीटर से इंक्रीज करके 25,520 स्क्वायर मीटर तक कर दिया जाएगा। इस एयरपोर्ट को डेवलप करने में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से 354 करोड़ का खर्च किया जाने वाला है और इस एयरपोर्ट को मार्च 2022 तक पूरी तरह से डेवलप और एक्सपैंड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।